में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सैमसंग गैलेक्सी M35 का लॉन्ग टर्म रिव्यू आ गया है एज प्रॉमिस्ड। जुलाई में लॉन्च हुआ था, अभी काफ़ी महीने हो चुके हैं और इस बार तो ऐसा हुआ कि इस बार जनरली हमारे ऑफिस में क्या होता है, 2 लोग टेस्ट करते हैं। इस बार हमने 3-4 लोगों के हाथ में थोप दिया, करो जो करना है करो, और उन्होंने बहुत डिटेल में टेस्ट किया और काफ़ी सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई है। आज आपसे वो बात करेंगे। अगर आपने अभी भी ये फ़ोन नहीं लिया या प्लान कर रहे हैं या आप अभी भी कन्फ्यूज है, दूसरे फ़ोन्स लेना है नहीं लेना है इसको छोड़कर, तो सारे डाउट्स आज आपके इसी वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। जैसे ऐसे रिव्यूज़ चाहिए हमारे जो आप लोग हमेशा पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में सैमसंग M35 के बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताना। पहली चीज तो यहाँ पर बात करते हैं डिस्प्ले की। पहले अच्छी बात करते हैं। देखिए, आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और स्मूथनेस यहाँ पर डेफिनेटली अच्छी है। One UI एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़िया लगता है। साथ ही साथ आपको ये गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस की प्रोटेक्शन के साथ मिलता है जो जनरली इस प्राइस पर नहीं होता है, तो प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। आपको यूट्यूब पर HDR का सपोर्ट दिया गया है और प्राइम वीडियो पे फुल HD वीडियो आप व्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर HDR तो नहीं है लेकिन HD स्पेशल ऑडियो का आपको सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर कुछ बुरी चीज़ों की बात करें, एक तो यहाँ पर बेजल्स जो है वो इसके इतने खास नहीं है। हाँ, मानते हैं कि उन्होंने इस बार पंचोल दिया है कंपेयर टू M33 M34 जो हमें वाटर ड्रॉप में मिलता था, तो पंचोल देकर कोई बड़ी बात नहीं, जो कि एटलीस्ट देना ही है सैमसंग को, तो मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करूंगा, बट दिया है तो ठीक है, मैं ये बोलूंगा। लेकिन जो बेजल्स है वो इतने खास नहीं है। हमने इसकी कॉम्पिटिटर जैसे कि iQOO Z9s, Realme Narzo 70 Turbo CMF Phone 1 से कंपेयर किया, उनसे इसके बेजल्स इतने बेटर नहीं लगे मुझे। सबसे बेटर तो मुझे iQOO लगा क्योंकि डेफिनेटली कर्व डिस्प्ले का थोड़ा वहाँ एडवांटेज है। इनफैक्ट CMF के भी बेजल्स इतने खास नहीं थे, मैंने अपने वीडियो में बोला था। उससे भी कंपेयर जब किया तो सैमसंग के बेजल्स उतने खास नहीं लगे मुझे। तो कहीं ना कहीं बेजल्स थोड़े ज़्यादा है इसमें। अगर आप मोस्टली चीन और ऊपर का पार्ट देखते हैं तो थोड़ा आपको पता चलेगा। और अगर ब्राइटनेस की बात करते हैं तो हमने वैसे सैमसंग M35 में आपको सिर्फ 1000 निट्स की जो वो हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। अब आउटडोर में फ़ोन बहुत अच्छा चलता है, विजिबिलिटी अच्छी है, सब कुछ क्लियर दिखता है। लेकिन इंडोर में जब हमने इसको कंपेयर किया उनके कॉम्पिटिशन से, iQOO Z9s, CMF Phone 1, Realme Narzo 70 Turbo, ये उन सबसे मार खा गया। सबसे बेटर आप खुद देखोगे कि iQOO Z9s है, उसके बाद Realme थोड़ा विविड लगता है, CMF भी अच्छा है इससे। सैमसंग उन मामले में थोड़ा सा डिम हो जाता है। तो ये दो ही चीज़ मुझे यहाँ पर लगती है कि इस डिस्प्ले में मुझे कमी लगी है। एक तो यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा बेटर हो सकती थी, कंपटीशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, और बाकी बेजल्स थोड़े और भी अच्छे यहाँ पर किए जा सकते थे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें अगर आप ऐप्स देखते हैं, इंटरफेस देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जब व्यू करते हैं तो ये काफ़ी विविड लगता है, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आपका देखने में अच्छा रहेगा। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इसमें है One UI 6.1, Android 14, 4 साल की अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊँ, जितना बेटर अपडेट उतना अच्छा, क्योंकि अगर आप लेट बायर है, अगर आप लेट फ़ोन को परचेस करते हैं, आपने सोचा 2 साल बाद मुझे 12-13 हज़ार का एक फ़ोन चाहिए, क्योंकि 2 साल बाद हमें पता है कि इसकी प्राइस बहुत कम हो जाएगी इसके सक्सेसर आने के बाद, तो उसके बाद भी जब आप ये फ़ोन लेंगे तो आपको और 2 साल के अपडेट्स मिलेंगे। तो ये एक फ़ायदा होता है जो लॉन्ग अपडेट्स वाले जो फ़ोन होते हैं ना, आप ये सोचो कि इसका ये फ़ायदा आप उठा सकते हैं कि आप लेट परचेस करते हैं कम प्राइस पर, उसके बाद भी आपको अपडेट्स मिलेंगे। तो मेरा मानना यही है। बाकी इसमें आपको ब्लोटवेयर मिल जाते हैं, स्नैपचैट, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, ये वो जनरली जो सैमसंग के बजट फोन्स होते हैं उनमें ज़्यादा रहते हैं। और साथ ही साथ ग्लैंस वगैरह भी है इसके लॉक स्क्रीन के ऊपर, ये भी मुझे ठीक नहीं लगा, जो सैमसंग को नहीं देना चाहिए। उसका यूज़र एक्सपीरियंस खराब होता है, एक वैल्यू नीचे आती है, बट स्टिल आप ये सारी चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि आपको स्टॉक डायलर मिलता है, सैमसंग का अपना है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है आप वो कर सकते हैं। अच्छा, 2 इंटरेस्टिंग ऑप्शंस आपको यहाँ पर बता रहा जो हमने नोटिस किया है। एक तो अगर आप डिस्प्ले में विजुअल एनहांसमेंट्स में जाते हैं तो आपको रेड्यूस एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है। इसको अगर आप टर्न ऑन करते हैं, मैं आपको बिफोर और आफ्टर या साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा रहा हूँ विद एनिमेशन और रेड्यूस एनिमेशन में। आप खुद देखोगे कि कितना डिफरेंस यहाँ पर आ गया, फोन और भी ज्यादा स्मूथ चलता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका फोन लैग हो रहा है तो इस ऑप्शन से आप उसका फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक एक्स्ट्रा डिम मोड भी मिलता है विजुअल एनहांसमेंट में। इससे बेसिकली क्या होता है कि अगर आप नाइट में यूज कर रहे हैं, आपको और भी ज्यादा डिम करना है डिस्प्ले को, तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा जनरली सॉफ्टवेयर में हमें कोई ज्यादा मेजर बग देखने को नहीं मिले। One UI एक्सपीरियंस जैसा है आपको वैसा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बैटरी की बात करेंगे, आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, 25 वाट वायर्ड चार्जिंग। अनफॉर्चुनेटली हमें पता है सैमसंग बॉक्स में चार्जर नहीं देता है, इसके लिए आप जब फोन परचेज करते हैं तो आपका खर्चा और भी बढ़ेगा, 1000 रुपये ऊपर चले जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लगी। लेकिन अगर आपके पास घर में कोई चार्जर है, कोई ब्रांड का, जैसे दूसरे ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, उससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। वैसे कोई जनरली प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर आप इसको 0 to 100% चार्ज करते हैं तो ये 1 आवर 45 मिनट्स लगभग लगा लेता है, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी है। तो चार्जिंग थोड़ी स्लो यहाँ पर है और आपको काफ़ी लंबा समय 1 से 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा इसको कुछ ना कुछ चार्ज होने के लिए।
लेकिन अगर स्ट्रेस की बात करते हैं, हमने इसको पूरा स्ट्रेस डाला है, 7.5 घंटे का पूरा 100% चार्ज करके रात के 1:30 बजे वीडियो प्लेबैक करके छोड़ दिया, 4K वीडियो लगाया फुल ब्राइटनेस पर, हायर रिफ्रेश रेट सेट करके, और ये अराउंड 51% ड्रॉप हुआ 7.5 घंटे में, विच इज नॉट बैड, गुड। और साथ में हमने इसका एक स्टैंड बाय भी किया, लगभग 2 घंटे का स्टैंड बाय किया, उसमें 5% ये ड्रॉप हुआ। स्टैंड बाय मुझे ठीक नहीं लगा, कुड हैव बीन बेटर, 2 से 3% होता तो ठीक था, ये 5% ड्रॉप हो गया। लेकिन अगर स्ट्रेस डालने के बाद अगर इतनी बैटरी इसकी है तो इससे ये पता चलता है कि ऑन एवरेज आप एक दिन इस फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.5 दिन नहीं कर सकेंगे। हाँ, 6000 होने के बाद भी मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि आपको एक दिन में इसको चार्ज करना ही पड़ेगा। एंड ऑफ द डे 11 बजे तक शायद हो सकता है 15-20% आपको मिले, तो ये हमने नोटिस किया। हमने इससे बेटर बैटरी बैकअप वाले फ़ोन देखे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैटरी जो है इसकी आप एक दिन तक आराम से नॉर्मल यूसेज या मिक्स यूसेज पर इस्तेमाल कर सकेंगे। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, Exynos 1380 काफ़ी कंट्रोवर्शियल चिपसेट है, हमें पता है सैमसंग के Exynos अक्सर विवाद में रहते ही है, लेकिन हमारी टेस्टिंग क्या हुई है उसके बारे में बात करते हैं। ये 5nm वाली आपको चिपसेट मिलती है, और जहाँ पर अगर एंटूटू की बात करें तो कुछ अराउंड 6 लाख के आसपास इसका स्कोर आया था। अगर हम इसको दूसरे मीडियाटेक या स्नैपड्रैगन की चिपसेट से कंपेयर करते हैं जो हमें कंपटीशन में मिल रहा है, वो इससे बेटर स्कोर देते हैं, 6.5 लाख 7 लाख डिपेंड करता है। और यहाँ पर हमने जब एंटूटू किया तो उसको जो हीट किया तो ये 45 से 46 हो गया। एज ऑलवेज Exynos चिपसेट का जो नेचर है वो यही है कि थर्मल ज़्यादा होते हैं। बाकी CPU थ्रॉटल भी हमने किया तो नॉट बैड, 80%, वैसे मुझे नहीं लगा था कि 80% आएगा, बट 80% आया, और साथ में हीट यहाँ पर भी 45 तक चला गया था। हमने Geekbench AI टेस्ट भी किया, जिसके स्कोर्स भी यहाँ पर मुझे ठीक लगे, डिसेंट लगे। जनरली AI टेस्ट इस प्राइस रेंज में किया नहीं जाता है, बट हमने फिर भी नॉर्मली आपके नॉलेज के लिए किया। साथ ही साथ हमने इसमें ऐप ओपन क्लोज करके भी देखा। उससे पहले आपको बता दें, इसमें आपको LPDDR4X UFS 2.2 मिलता है। इसके स्कोर्स इतने खास नहीं थे, 42,000 समथिंग थे, इससे बेटर स्कोर्स मैंने देखा। मैंने iQOO Z9S में भी UFS 2.2 देखा और उसमें तो 80,000 तक चला गया था, बट सैमसंग कहीं ना कहीं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता है। लेकिन रीड राइट की स्पीड यहाँ पर अच्छी थी। बाकी सारे ऐप्स मेमोरी में रहते हैं, कोई इशू नहीं है। 5 मिनट बाद भी हमने टेस्ट किया, रैम मैनेजमेंट वगैरह अच्छा है, उस मामले में फ़ोन लैग नहीं करता है, स्टटर नहीं होता है। ये चीज़ जनरली मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, मैंने इस फोन में अभी तक नोटिस नहीं किया। साथ ही साथ वीडियो रेंडर भी हमने किया, 2 GB के आसपास फाइल साइज थी, और कुछ 5 मिनट की पूरी लेंथ थी वीडियो की, इसने 1 मिनट 24 सेकंड के अंदर ही कर दिया, जो कि जनरली हो जाता है इसे। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर 3D मार्क का वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट यहाँ पर किया। सरप्राइजिंगली यहाँ पर स्कोर अराउंड 99% दिखा रहा था, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है शायद ये बग हो सकता है, क्योंकि Exynos की ये जो चिपसेट है वो इतना हाई स्कोर कभी नहीं दिखाएगा। हमने फ्लैगशिप फोन्स में टेस्ट किया है, उनमें अराउंड 50-60 जाता है, 70 जाता है। 99 थोड़ा मुझे डाउट लग रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद इस ऐप में इस चिपसेट को लेकर कहीं ना कहीं बग हो सकता है। और मैक्सिमम जो हीट भी हुआ था, फ्रंट 42 था और बैक 44 था। मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे ऐसा लगा था कि ये 48-49 तक चला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये वाली चिपसेट जो है Exynos की 1380 कहीं ना कहीं थोड़े बहुत थर्मल्स को मेंटेन कर रहा है, वरना तो ये बहुत आगे जा सकता था। अगर मैं गेमिंग की बात करूं दोस्तों, तो BG में हमने इसमें जो वो टेस्ट किया, इसमें आपको मैक्स 60 FPS मिलता है, एक्सट्रीम का सपोर्ट दिया गया। लेकिन हमने जब 1 घंटा इसमें खेला कंटिन्यूसली, हमने थोड़े स्टटर्स नोटिस किए, थोड़ा सा लैग नोटिस किया। ये स्मूथ गेम प्ले ओवरऑल नहीं देता है, क्योंकि ये Exynos चिपसेट में आपको थोड़ा ये चीज़ झेलना पड़ेगा। बाकी कॉल ऑफ ड्यूटी भी हमने खेला, कॉल ऑफ ड्यूटी में इतना इशू नहीं हुआ, लेकिन BGMI में हमें थोड़े नोटिस इशू किए थे। और जेंसन इम्पैक्ट जो है दोस्तों, हमने ये आधा घंटा खेला, इसमें भी कांस्टेंट फ्रेम रेट्स नहीं थे, ये ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन परफॉर्मेंस नॉर्मल ग्राफिक्स पर आपको अच्छी मिल जाती है। तो जनरली क्या चीज़ बाहर निकल कर आई है, कि यही निकल कर आई है कि कंक्लूजन का वेट करते हैं, उस पर सब कुछ बताऊंगा। कैमरे की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी OIS के साथ है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और आपको मैक्स 4K वीडियो शूट करने मिलता है रियर में 30 FPS, विच इज गुड, जो सैमसंग अक्सर करता है। और आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी, और यहाँ पर भी सरप्राइजिंगली 4K 30 FPS पे आपको वीडियो मिलता है, और फुल HD पे भी यहाँ पर आपको 30 FPS का सपोर्ट दिया गया है। और स्लो मोशन की पहले बात करें तो आपको 2 मोड्स मिलते हैं, एक स्लो मोशन, एक सुपर स्लो मोशन। जो नॉर्मल स्लो मोशन है, आप इसमें कितने भी लॉन्ग स्लो मोशन वाले वीडियोस ले सकते हैं, ये जनरली आप देखेंगे इस तरीके की क्वालिटी है। और एक सुपर स्लो मोशन बेसिकली ये सिर्फ 8 सेकंड का ही यहाँ पर वीडियो कैप्चर करता है, और आपको बहुत फास्ट मूविंग कोई ऑब्जेक्ट है ये उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये काम करेगा। तो अगर आपको थोड़ा और स्लो मोशन चाहिए, बेसिकली ये इतना खास नहीं है, बट थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से काम करता है, जो हमने यहाँ पर नोटिस किया। बाकी डे के फोटोज देखते हैं तो अच्छे हैं, मतलब कोई इशू नहीं है, यहाँ पर विविडनेस बहुत अच्छी है। सैमसंग के अक्सर फोन्स में यही रहता है, स्काई ज़्यादा ब्लू हो जाता है, फेस अगर आप देखेंगे कॉन्ट्रास्ट रहता है, विविड होता है थोड़ा बहुत,
और डायनामिक रेंज अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा है, और सेल्फी भी देखेंगे, सेल्फी भी काफ़ी अच्छी है, फेस की शार्पनेस भी अच्छी है, डायनामिक रेंज भी अच्छा है। मतलब रियर और सेल्फी डे में मुझे जो पोर्ट्रेट शॉट्स निकाला उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट डे के वीडियो भी अच्छे थे, अगर आप रियर वीडियो देखते हैं स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी थी, और डे की सेल्फी वीडियो भी देखते हैं वो भी अच्छी थी। बट गेम चेंज होता है नाइट में, नाइट में काफ़ी फ्लेयर्स आ जाता है। अगर आप देखोगे फोटो क्वालिटी अच्छी है, थोड़ी नॉइज़ है, मतलब डिस्टॉर्शन आपको दिखेगा, अगर आप जूम करेंगे वहाँ पर पता चल जाएगा। तो नाइट में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। नाइट के पोर्ट्रेट्स भी इतने खास निकल कर नहीं आए, जब आप पोर्ट्रेट निकालते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टॉर्शन रहता है, थोड़ा ग्रेड आउट हो जाता है फेस, तो ये मुझे ठीक नहीं लगा। और अगर नाइट के वीडियोस देखते हैं तो जनरली मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा, इस प्राइस रेंज पर मैं कोई भी फ़ोन में नाइट वीडियो रेकमेंड नहीं करता। उसके लिए आपको डेफिनेटली अपर मिड रेंज और फ्लैगशिप पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके की क्वालिटी यहाँ पर निकल कर आई। डे के फोटोज अच्छे हैं, कोई इशू नहीं है, नाइट में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। डिजाइन और बिल्ड की भी बात करें तो ये काफी थिक फोन है और काफी बल्की है, 9.1 mm की थिकनेस और 220 ग्राम्स। मुझे लगता है कि सैमसंग को अपने डिजाइन पर काम करना चाहिए, अपने जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फॉर्म फैक्टर, उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि हमने काफी सारे कॉम्पिटिटर्स में भी 6000 mAh वाले बैटरी वाले फोन्स देखे, 5500 mAh वाले फोन देखे, और उन्होंने अपने वेट और थिकनेस को मेंटेन किया है। तो ये थोड़ा सा एक R&D वाली बात है जो सैमसंग को इसमें कहीं ना कहीं एफर्ट डालना चाहिए। बाकी दिखने में तो वैसे इतना खास नहीं है, वही सेम सैमसंग की जो पुराने M सीरीज वाले फोन से कुछ वैसे ही लग रहा है। पॉलीकार्बोनेट बैक है, पॉलीकार्बोनेट आपको फ्रेम्स मिलता है, राउंडेड एजेस के साथ आता है, डुअल माइक आपको यहाँ पर मिलता है, साथ ही साथ आपको इसमें डुअल सिम है, हाइब्रिड का भी यहाँ पर सपोर्ट दिया है। अगर आपको अलग से मेमोरी कार्ड लगाना है आप वो लगा सकते हैं, लेकिन एक सिम और एक मेमोरी कार्ड, ऐसा नहीं कि 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में डुअल स्पीकर से स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है, नॉट बैड, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये भी कमी लगती है मुझे। अक्सर सैमसंग एमोलेड देता है लेकिन अंडर डिस्प्ले नहीं देता है। बहुत सारी ब्रांड्स अभी देखेंगे कंपटीशन जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ सभी में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, लेकिन सैमसंग के इस फोन में नहीं है, साइड माउंटेड है। कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सारी चीजें यहाँ पर इस फोन में होनी चाहिए। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको डेफिनेटली 5G मिलता है और इसमें 12 5G बैंड्स दिए गए और वाईफाई 6 है। लेकिन वाईफाई में एक कमी यहाँ पर ये है कि रेंज यहाँ पर इसका इतना अच्छा नहीं है। अभी मैंने बहुत सारे फोन्स यहाँ पर देखा हो जो हमने स्टूडियो में इस्तेमाल किया, हमारा वाईफाई रूम के बाहर होता है, सब में वाईफाई की जो रेंज होती है ना वो अच्छी आती है। इसमें कहीं ना कहीं ड्रॉप्स मैंने नोटिस किया। हाउएवर वाईफाई 6 के हिसाब से भी ये चीज़ ज़्यादातर होनी नहीं चाहिए, बट ये फोन में हमने वो चीज़ नोटिस किया था वाईफाई के मामले में। ब्लूटूथ 5.3 है, जनरली हमने TWS वगैरह लगाकर देखा, गाने वगैरह सुना, जो लेटेंसी वगैरह उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छी बात यह है कि इस प्राइस रेंज पे आपको NFC दिया गया है जो कि बहुत सारे फोन्स मिस करते हैं, और साथ में आपको वाइडबैंड L1 है, कैमरा 2 API है, और जितने भी जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। और हाँ, साथ ही साथ हमने इसमें डाउनलोड्स करके देखा नेटवर्क के ऊपर, तो डाउनलोड बहुत अच्छे थे, कोई कंप्लेंट्स नहीं था। अगर आप 5G सिम कार्ड एयरटेल जियो जो भी यूज़ करते हैं, नेटवर्क टू नेटवर्क पे डिपेंड करता है। और कॉल क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी है, जितनी बार भी हमने हमारी टीम वालों को दिया, एक बार भी किसी ने ऑनेस्टली ये नहीं कहा कि भाई इसमें कोई इशू हो रहा है जब मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, उसका कोई कंप्लेंट अभी तक नहीं आया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, ये जरूर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको समझ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको पूरा बता दूंगा कि फोन लेना है नहीं लेना है और कॉम्पिटिशन क्या चल रहा है। देखिए, अभी मैं ऑफर के छोड़ के जब भी रिव्यू करता हूँ तो मैं ऑफर की बात नहीं करता हूँ। 6128 से स्टार्ट होता है 19,000, और उसके बाद 8128 कुछ 20,000 के ऊपर चला जाता है, और 8256 अराउंड 23 तक चला जाता है। बेस वेरिएंट को उठाते हैं, अंडर 20,000 आपको ये फोन मिलता है। अगर हम इस प्राइस रेंज पर देखेंगे तो iQOO Z9s आपको मिल रहा है, और भी कम प्राइस पर आपको Realme Narzo 70 टर्बो मिलता है। उससे आसपास या उससे भी कभी कभी कम प्राइस पर CMF Phone 1 आपको मिलता है। उन तीनों फोन्स में जो इसकी कंपटीशन है उनमें आपको Dimensity 7300 मिलता है। कहीं ना कहीं जो चिपसेट इसमें लगी हुई है Exynos 1380 इससे काफ़ी बेटर है, वो स्टेबल भी है, उसके थर्मल्स भी अच्छे हैं, उसके स्कोर्स भी अच्छे, गेमिंग भी आपको वहाँ पर अच्छी मिलेगी। तो मैं जब पॉज लिया था ना परफॉर्मेंस के सेक्शन में कि मैं इस वाले पार्ट में कंक्लूजन में क्लियर करता हूँ परफॉर्मेंस को लेकर, तो वो यही है कि Exynos चिपसेट्स गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि सैमसंग को थोड़ा सा भी रोक देना चाहिए। उनको इधर इस प्राइस रेंज पर जो फेमस चिपसेट्स है मीडियाटेक के, क्वालकॉम के, उनको इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि दूसरे ब्रांड करती है। हाउएवर हमें पता है कि सैमसंग थोड़ा अलग ब्रांड है, उनकी जो वैल्यू है वो थोड़ी अलग है, उनका रीसेल वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस वो ब्रांड देता है वहाँ पर। इसीलिए हमें पता है कि सैमसंग के फोन्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइजेस रहते हैं, जैसे कि आईफोन्स में होते हैं, लोग फिर भी लेते हैं। इसी तरीके से सैमसंग के फोन सैमसंग यूजर्स लेते हैं क्योंकि उनको सैमसंग ही जमता है, कि यूजर टू यूजर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको दो ही चीज क्लियर करता हूं, अगर आप 15 से 20,000 के बीच में एक सैमसंग का फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली ये फ़ोन आपके लिए है। और अगर आपको सैमसंग का फ़ोन नहीं चाहिए, अगर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन दूं तो कंपटीशन बहुत है।
आपको iQOO ZenNS अच्छा मिलता है, आपको CMA फ़ोन मिलता है, Realme Narzo 70 Turbo, इनफैक्ट लावा भी आजकल ऑफर पर 20,000 पर अगर मिल जाता है, उनका जो भी डुअल डिस्प्ले फ़ोन है और वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो जो मुझे क्लियर करना था इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया हो। लॉन्ग टर्म रिव्यू सैमसंग गैलेक्सी M35 का दे दिया हो। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं आपको लेना है या नहीं लेना। हमारा काम है रिव्यू में सब कुछ क्लियर करना, आपका ट्रस्ट, आपका प्यार हमेशा बनाए रखना। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लाइक, सपोर्ट, शेयर करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।